डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के नतीजे आएंगे। मतगणना सुबह 10 बजे से शुरू। राज्य भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। धामी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। पॉक्सो एनआई एक्ट भ्रष्टाचार जैसे मुकदमों का तेजी से होगा निस्तारण। मुकदमों के तेज निपटारे के लिए 16 विशेष न्यायालय बनेंगे। देहरादून में 16 विशेष अदालतों का गठन। ईडी समन अवहेलना मामले में झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को झटका। अदालत ने खारिज की हेमंत सोरेन की चुनौती याचिका। एमपी एमएलए कोर्ट के संज्ञान को दी थी चुनौती। करिश्मा कपूर संजय कपूर तलाक केस में प्रिया कपूर की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। तलाक के गोपनीय दस्तावेज देने पर होगी सुनवाई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीएमसी चुनाव को लेकर। आज बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के नतीजे आएंगे। मतगणना सुबह 10 बजे से शुरू। राज्य भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें, आज बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के नतीजे आएंगे। मतगणना सुबह 10 बजे से शुरू कर दी गई है। वहीं राज्य भर में सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वजीत, आज चुनाव नतीजे आने हैं बीएमसी के, उसको लेकर और क्या जानकारी आ रही है? जिस तरह से 10 बजे से पहले जो है बैलेट पेपर का जो काउंटिंग है वो शुरू कर दिया गया था। अब 10 बजे ईवीएम मशीन की जो काउंटिंग है वो शुरू कर दी गई है। मुंबई समेत कई 29 महानगर पालिकाओं में 15,000 से अधिक उम्मीदवारों के जो जो उसमें जो ईवीएम में कैद हैं। हालांकि ईवीएम का धीरे धीरे खुलने का जो काउंटिंग शुरू है, तो जो जितने उम्मीदवार हैं आस लगाए बैठे हैं कि उनकी जीत होगी। हालांकि सबकी नजर मुंबई महानगर पालिका पे है। मुंबई महानगर पालिका पे जिस तरह से चुनाव के लिए जो रणनीति की गई थी, इस पे देखना है कि क्या गठबंधन जो हुआ था मनसे और उद्धव ठाकरे का, ये कितना लाभकारी मिलता है। हालांकि अभी धीरे धीरे जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है और जब अभी कुछ समय के बाद जो है पूरी जो पिक्चर क्लियर हो पाएगा कि किसे कितना सीट मिला है। हालांकि काउंटिंग की जो प्रक्रिया शुरू है, सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहाँ पे महाराष्ट्र में कई ऐसी जगह है जहाँ पर जो है ईवीएम को छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया गया था। इसको देखते हुए काउंटिंग की जो स्थान है वहाँ पे कड़े पैमाने पर वहाँ पे पुलिस बंदोबस्त तैनात किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, बीएमसी महाराष्ट्र के 893 वार्डों में 15,931 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। इस चुनाव में 3.48 करोड़ मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। मुंबई से 1700 और पुणे से 1,166 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। 29 नगर निगमों के ये चुनाव 6 साल से ज्यादा समय के अंतराल के बाद हो रहे हैं। इन नगर निगमों का कार्यकाल 2020 से 2023 के बीच समाप्त हो चुका था। आज जिन नगर निगमों की मतगणना हो रही है उसमें मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड़, ठाणे, नागपुर, नासिक, छत्रपति संभाजी नगर, नवी मुंबई, बसई, विरार, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भाईंदर शामिल है। बीएमसी चुनाव और मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई में वरिष्ठ अधिकारियों समेत 25,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड धामी कैबिनेट का फैसला। पॉक्सो एनआई एक्ट भ्रष्टाचार जैसे मुकदमों का तेजी से होगा निस्तारण। मुकदमों के तेज निपटारे के लिए 16 विशेष न्यायालय बनेंगे। देहरादून में 16 विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा। एनडीडीपीसी पॉक्सो एनआई एक्ट भ्रष्टाचार जैसे मुकदमों के तेजी से निपटारे के लिए 16 विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे। सत्येंद्र कुमार अंजिल बनाम सीबीआई केस में पारित निर्णयों के बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में गठित कमेटी की संस्तुतियों पर बृहस्पतिवार को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। इन न्यायालयों के लिए 144 पदों के सृजन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। पहले चरण में 7 एडीजे और 9 एसीजेएम स्तर के न्यायालय 4 बड़े जिलों में बनाए जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने 6 अगस्त 2024 को सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई केस में निर्णय पारित किया था।
यह निर्णय जमानत और मौलिक अधिकारों के संबंध में था। इसमें आरोपियों को नोटिस देने से लेकर जमानतों का तेजी से निपटारा आदि शामिल था। इसके अलावा इसके बिंदु संख्या 5 में विशेष अदालतों के गठन के निर्देश भी पारित किए गए थे। ये विशेष न्यायालय ऐसे राज्यों में गठित किए जाएंगे जहां पर विचाराधीन कैदियों की संख्या अधिक है। इस निर्णय के बाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने प्रदेश में एनडीपीएस, पॉस्को, चेक बाउंस, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे मामलों के तेजी से निपटारे के लिए विशेष अदालतों के गठन की संस्तुति की थी। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। प्रथम चरण में हरिद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और देहरादून में 16 विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, मुकदमों के तेज निपटारे के लिए 16 विशेष न्यायालय बनेंगे, इसको लेकर और क्या जानकारी है? बिल्कुल, पिछले लंबे समय से ये मांग उठ रही थी और अब जाकर जो कैबिनेट कल शाम को हुई, एक अच्छी कैबिनेट बैठक हुई और उसमें कई सारे बड़े फैसले जो हैं वो लिए गए। उन्हीं में से एक फैसला ये था, इसमें हम पॉक्सो की बात करें, एनआई एक्ट की बात करें या भ्रष्टाचार जैसे मुकदमों की बात करें, तो इनमें हमेशा देखा गया है कि देरी होती है, सजा बहुत समय बाद मिलता है। ऐसे में जो है विशेष न्यायालय बनाने की बात कही गई है, 16 विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे और इसको लेकर पूरी मंजूरी दे दी गई है। मुकदमों में क्योंकि तेजी से निस्तारण हो सके तो इसके लिए ये सारा चीजें की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो न्यायालय है वो 4 बड़े जो जिले हैं उनमें बनाए जाएंगे। अब वो 4 बड़े जिले कौन होंगे ये तो अभी जो है वो तय नहीं है, लेकिन इतना जरूर माना जाएगा कि हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर तो इनमें जरूर होंगे जहां पर ये पूरा जो है ये न्यायालय बनाए जाएंगे। और 144 पद भी जो है इसके लिए कैबिनेट ने मंजूर कर दिए हैं, यानी कि 144 भर्तियां भी की जाएंगी जो इस न्यायालय के लिए बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरी है। और पूरी तैयारी जो है सरकार ने कर ली है कि किसी भी ऐसे केस को जिसको देर ना हो, जल्द से जल्द निपटाया जाए, उसके लिए ये कोर्ट बने। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार की ओर से बहुत बड़ी पहल है कि कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है और देहरादून में 16 विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। एससी से हेमंत सोरेन को झटका। झारखंड एससी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया बड़ा झटका। ईडी के समन की अवहेलना मामले में सुनवाई अदालत ने खारिज की हेमंत सोरेन की चुनौती याचिका। एमपी एमएलए कोर्ट के संज्ञान को दी थी चुनौती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा दर्ज समन अवहेलना मामले में एमपी एमएलए कोर्ट के संज्ञान को चुनौती दी थी। इस मामले पर हुई आज की सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि क्योंकि ये मामला ईडी द्वारा समन की अवहेलना पर दर्ज शिकायत से संबंधित है, इस स्तर पर अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मालूम हो कि केंद्रीय एजेंसी ने रांची में जमीन से जुड़े एक मामले में हेमंत सोरेन को समन जारी किया था, तो वहीं इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय रांची सीजेएम कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान आदेश को मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि ईडी की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन, एके दास और सौरभ कुमार ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। और ज्यादा जानकारी के साथ अजय सिंह हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अदालत ने हेमंत सोरेन की चुनौती की याचिका को खारिज कर दिया, इसको लेकर और क्या जानकारी आ गई है? देखिए अंकिता, जो है झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल चौधरी की अदालत ने ईडी की समन अवहेलना मामले में निचली अदालत द्वारा जो संज्ञान लिए गए थे, आदेश दिए गए थे, उसकी आपराधिक कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर कल उन्होंने सुनवाई की जी। और दोनों पक्ष का निर्णय, दोनों पक्ष की सुनवाई सुनने के बाद जो है माननीय न्यायालय ने ये घोषणा, मतलब इसको खारिज, इस याचिका को खारिज कर दिया। प्रार्थी की ओर से कहा गया था कि ये जो समन जो है, ईडी का जो समन है वो निराधार है, इससे एक मिला जाए। इस पर ईडी ने कहा है कि ईडी ने कहा था, ईडी के वकील ने कहा कि इनको 10-10 बार समन भेजा गया, लेकिन 2 बार ही ये इन्होंने टर्न अप हुआ। तो ये जो मामला है आरोपी की ओर से, मतलब अधिवक्ता जो है स्पेशल काउंसिल जोहेब हुसैन थे, अमित कुमार दास थे, अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पैरवी की, और ईडी की ओर से जो है ईडी की ओर से प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अर्णव चौधरी ने पक्ष रखा था। तो यानी लब्बो लुभाव ये रहा
ये जो मामला जो प्राची की ओर से जो कहा गया था कि संज्ञान जो लिया गया था इसको निरस्त करने के लिए, वो हाईकोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। जी जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका देते हुए ईडी की समन अवहेलना मामले में सुनवाई की और अदालत ने हेमंत सोरेन की चुनौती याचिका को खारिज कर दिया है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईरान में बढ़ते तनाव और अमेरिकी हमले की अनिश्चितता के बीच भारत ने अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान में लगभग 10,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें छात्र, तीर्थयात्री और मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र शामिल हैं। भारतीय दूतावास ने ईरान में भारतीय नागरिकों से प्रदर्शन स्थलों से दूर रहने और देश छोड़ने की अपील की है। दूतावास ने छात्रों और अधिकारियों के साथ संपर्क में रहकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। निकासी प्रक्रिया के तहत पहले बैच के छात्रों को शुक्रवार सुबह 8 बजे तक तैयार रहने के लिए कहा गया है। भारतीय अधिकारियों और दूतावास के बीच निकासी प्रक्रिया का समन्वय किया जा रहा है। आने वाले दिनों में विशेष उड़ानों के माध्यम से सभी छात्रों को वापस लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह ईरान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। मंत्रालय ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अपने नजदीकी भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क में रहें। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने की तैयारी कर ली गई है और उड़ानें चलाने की भी जोर दिया जा रहा है। इसको लेकर और क्या जानकारी आई है और क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, इस मामले में तो जो सबसे ताजा जानकारी है वही है कि आज एक विमान जो है भारतीय छात्रों को लेकर के नई दिल्ली आने वाला है। और जो ये भारत का लिए यह संकट इसलिए हो गया है कि ईरान दूर बढ़ रहा है और ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो दिन पर दिन नए रूप लिए जा रहा है। ऐसे में नई दिल्ली में जो राजनयिक दृष्टिकोण है अपना सतर्क रुख बनाए हुए है और जबकि हालात बेकाबू हो रहे हैं तो वहाँ जो 10,000 भारतीय फंसे हुए हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर के सवाल उठ खड़े हुए, जो कि जायज। विदेश मंत्रालय का कहना है कि विदेश मंत्रालय के अधिकारी अलग अलग ईरान के इलाकों में जाकर के जो भारतीय रह रहे हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं और उन्हें निकाल करके स्वदेश लाने पर काम हो रहा है। तेहरान का स्थित जो भारतीय दूतावास है उसने कहा है कि उसकी पूरी तैयारी है कि पूरे समस्त जो समूचे भारतीय वहां रह रहे हैं उनको निकाला जाए। और शुक्रवार को जैसा कि मैंने बताया कि एक पहला विमान जो है कुछ भारतीयों को लेकर के नई दिल्ली आ रहा है। इसके बाद और भी जो उड़ानें हैं वो प्लान की जाएंगी और उसी हिसाब से कार्य किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, ईरान में लगभग 10,000 भारतीय नागरिक हैं जिन्हें भारत लाने की तैयारी कर ली गई है और आज दिल्ली एयरपोर्ट पर ईरान से कई भारतीय आ सकते हैं। और अगली खबर को रुख करेंगे। पीएम मोदी ने CSPOC का उद्घाटन किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संबोधन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया पर भी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, राज्यसभा के उप सभापति श्री हरिवंश और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संबोधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इन प्रौद्योगिकियों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता में वृद्धि की है, लेकिन इनके दुरुपयोग से गंभीर चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं। उन्होंने नैतिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विश्वसनीय सोशल मीडिया ढांचों के विकास पर बल दिया। CSPOC में राष्ट्रमंडल के 53 संप्रभु देशों की राष्ट्रीय संसदों के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों शामिल हैं। अन्य प्रतिनिधियों में 14 अर्ध स्वायत्त संसदों के पीठासीन अधिकारी, CPA के महासचिव तथा उनके साथ आए अधिकारी शामिल हैं। 42 CSPOC सदस्य देशों और 4 अर्ध स्वायत्त संसदों से कुल 61 पीठासीन अधिकारी, जिनमें 45 स्पीकर और 16 डिप्टी स्पीकर शामिल हैं, 28वें CSPOC में भाग ले रहे हैं। सबसे बड़ी आशंका ये भी थी कि अगर भारत में लोकतंत्र जैसे
अगर जैसे तैसे टिक भी गया तो भारत किसी भी हालत में विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत ने साबित किया कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस डेमोक्रेसी के स्टेबिलिटी, स्पीड और स्केल तीनों देते हैं। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आज भारत दुनिया का और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। करिश्मा कपूर संजय कपूर तलाक केस में प्रिया कपूर की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तलाक के गोपनीय दस्तावेज देने पर होगी सुनवाई। करिश्मा कपूर संजय कपूर तलाक केस को लेकर प्रिया कपूर की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। प्रिया कपूर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 2016 में हुए करिश्मा कपूर और संजय कपूर के तलाक मामले में जुड़े सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां दिए जाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगी कि प्रिया कपूर को ये गोपनीय दस्तावेज दिए जाएंगे या नहीं। प्रिया कपूर ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें तलाक याचिका के सभी दस्तावेज, कोर्ट में दाखिल दस्तावेज, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश और खासतौर पर सेटलमेंट यानी समझौते की प्रमाणित प्रतियां दी जाए। आपको बता दें कि तलाक के गोपनीय दस्तावेज देने पर आज सुनवाई होने वाली है। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। विवेक, क्या आप हमें अब सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क टूट गया। हम दोबारा जुड़ेंगे, तब तक लिए हम आपको बता दें कि करिश्मा कपूर संजय कपूर तलाक केस में आज प्रिया कपूर की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तलाक के गोपनीय दस्तावेज देने पर सुनवाई होनी है। करिश्मा कपूर संजय कपूर तलाक केस को लेकर प्रिया कपूर की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। वहीं प्रिया कपूर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 2016 में हुए करिश्मा कपूर और संजय कपूर के तलाक मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां दिए जाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगी कि प्रिया कपूर को ये गोपनीय दस्तावेज दिए जाएं या नहीं। और ज्यादा जानकारी के साथ विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। विवेक, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। और आज कोर्ट में सुनवाई होनी है, उसको लेकर भी। जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो प्रिया सचदेवा हैं, इनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और मांग की गई है कि 2016 में संजय और करिश्मा के बीच जो तलाक हुआ था उसकी पूरे दस्तावेज जो प्रमाणित कॉपी दी जाए। वहीं दूसरा सवाल ये है कि 24 दिसंबर को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने जो करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों की तरफ से वसीयत की जालसाजी होने का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। उस पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और प्रिया देवा की तरफ से ये याचिका उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। उनका कहना है कि जो ये दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों से ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर बच्चों के साथ यानी कि उनके और करिश्मा के जो बच्चे हैं उनके बीच जो वसीयत में जो चीजें दी गई थी वो किसको क्या चीजें मिली हुई, इससे स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि 2016 में जब ये इन लोगों के बीच तलाक हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट से ही हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोनों लोगों को सेटल करने की बात कही थी, जिसपे सेटलमेंट हुआ था और वो गोपनीय दस्तावेज थे वो सबके पास मौजूद नहीं थे। उसी की मांग करते हुए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर चुका है और फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन जो करिश्मा कपूर के बच्चे हैं उनकी तरफ से एक और आरोप लगाया गया है। ये कहा गया है कि जो इनकी विल थी वो फर्जी है। इस वजह से जो एग्जीक्यूटर थे जिन्होंने ये बिल एग्जीक्यूट की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए निचली अदालत में याचिका दाखिल करिश्मा कपूर के बच्चों की तरफ से की गई है और उसकी सुनवाई अगली जो है 20 जनवरी को होनी है। तो इसमें पूरा अगर मामला देखा जाए
तो वसीयत जो 30,000 करोड़ की संजय कपूर की जो मृत्यु के बाद ये मामला था वो सुर्खियों में आया था और इसके लिए करिश्मा कपूर के बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और ये कहा था कि जब जिस मार्च की बात कही जा रही है कि जिस मार्च पिछले साल मार्च में वसीयत पे सिग्नेचर किए गए थे, उस वक्त गुरुग्राम की लोकेशन बताई जा रही है, जबकि उस वक्त वो दिल्ली में मौजूद थे। तो ऐसे में इसमें फर्जीवाड़े की संभावना है। और दूसरी बात ये कि जब उसके पिता की वसीयत बनती है और उसमें जो कियान और जो उनकी बहन है उनको उसमें प्रॉपर्टी में जगह मिलती है, और लेकिन जब वसीयत बनाई जाती है उसमें उनको कोई हिस्सा नहीं मिलता। इससे इस पर सवाल खड़े होते हैं और ये जो वसीयत है वो फर्जी है। ऐसे में इसकी जांच होनी चाहिए। तो एक पक्ष तो ये हो गया। दूसरा पक्ष ये कि जो CDR और जो उस बिल पे सिग्नेचर करने वाले गवाह थे उसके जानकारी प्राप्त करने के बाद इन दोनों ने, करिश्मा कपूर के बच्चों ने, निचली अदालत में एक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ भी एप्लीकेशन दाखिल कर रखी है, जिससे कि बिल जो फर्जी तरीके से बिल बनाई गई उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाए। दो चीजें ये हो गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट में प्रिया सचदेवा की तरफ से एक याचिका दाखिल कर करिश्मा कपूर और संजय कपूर जो 2016 में इन लोगों के बीच आपसी सहमति से डाइवोर्स हुआ था उसकी प्रति मांगी गई है। ये तीसरा पक्ष है। तो ये तीन चीजें इस पूरे माहौल में है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट आज ये तय करेगा कि क्या वो गोपनीय दस्तावेज प्रिया सचदेवा को दिए जाएं या नहीं। इसके बाद आगे की रणनीति वो प्रिया सचदेवा इसमें तय करेंगी। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि करिश्मा कपूर संजय कपूर तलाक केस की आज सुनवाई होनी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।